नमस्कार। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि कक्षा 7 के अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उससे आगे की जानकारी मैं आज दूंगी आपको, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी हम कैसे करें। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास में खूब सारे स्रोत होते हैं, जिसमें अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य यानी भवन निर्माण, इनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेख का मतलब होता है जो लिखा हुआ होता है, जिसके ऊपर अभिलेख लिखा हुआ यानी जो जिसके ऊपर लिखा होता है राजा महाराजाओं के बारे में लिखा हुआ होता है वो अभिलेख कहलाता है। सिक्के जो उस समय के सुल्तान जो चलाते थे वो सिक्के होते हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। स्थापत्य यानी भवन निर्माण, वहाँ के उस समय के भवन निर्माण जो किले हैं, मस्जिदें हैं, उनके माध्यम से भी हमें उस समय के सुल्तान या सम्राटों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे भी अगर आगे हम देखें तो एक और जानकारी हमें मिलती है, जिससे इतिहास की जानकारी पूर्ण रूप से हमें मिल जाती है। मगर इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है तारीख। तारीख ये एक वचन है। तारीख ये बहुवचन है। इनका मतलब होता है इतिहास। तो इनके माध्यम से भी इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। यह इतिहास राजा सम्राटों या सुल्तानों के बारे में लिखा जाता था, जिससे ये जो तारीख इतिहास है वो वास्तव में पूरा सत्य हो ये सही नहीं है, क्योंकि ये तारीख जो इतिहास लिखा जाता था ये वहाँ के इतिहासकारों द्वारा लिखा जाता था, और ये इतिहास इसलिए लिखा जाता था कि ये सम्राटों से इनाम पाने की इच्छा आशा रखते हुए लिखते थे। तो जो इनाम पाने की आशा से लिखते हैं तो यह पूर्ण रूप से सत्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये इनाम पाने के लिए लिखा है तो वो वास्तव में वो सत्य नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो लिखेंगे तो उस सम्राट की अच्छी बातें ही लिखेंगे, उसमें जो कमियां हैं उसको वो नहीं दर्शाएंगे, इसलिए ये पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं हो सकता। ये तारीख यानी तारीख और या तारीख जो लिखा जाता था, ये लिखने वाले शिक्षित प्रशिक्षित कवि, लेखक और दरबारी होते थे, जो राजा को सलाह भी देते थे और वहाँ के न्याय में भी सलाह देते थे, और उनको शासन प्रशासन के बारे में भी सलाह और जानकारी देते थे। अब हम पांडुलिपि के बारे में जानकारी करेंगे। पांडुलिपि कैसे तैयार करते हैं, उसके 4 चरण हैं। पांडुलिपियां तैयार करना, तो इसका पहला चरण है कागज तैयार करना। इसका दूसरा चरण है लेखन कार्य। इसका तीसरा चरण है महत्वपूर्ण शब्द व अनुच्छेदों के माध्यम से सोने को पिघलाकर तैयार करना। और चौथा चरण है जिल्द करना। अब पहला हिस्सा पांडुलिपियों का तैयार करने में सबसे पहला होता है कागज तैयार करना, जिसके हम कागज तैयार करते हैं, जिससे हम लेखन कार्य करते हैं। कागज तैयार होने के बाद में उसके ऊपर लेखन कार्य किया जाता है।
कुछ ऐसे अभिलेख होते हैं जिनको कागज के द्वारा या लेखन कार्य से नहीं होता, उनको सोने पर पिघलाकर सोने पर मंडा जाता था और उसके माध्यम से वो अभिलेख तैयार किया जाता था। अभिलेख तैयार होते थे। फिर होता है, अगर ये सारा हो जाता है, ये कागज तैयार हो जाता है, लेखन कार्य हो जाता है, तो उसके ऊपर एक पुस्तक की भांति उसको तैयार किया जाता था, जिसको कहते हैं जिल्द चढ़ाना। तो जिसके इसको ऊपर जिल्द चढ़ाना यानी पुस्तक के ऊपर जो हम कवर चढ़ाते हैं उसके तरह उसके ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ये जिल्द चढ़ाकर तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों की ये 4 चरण माने। बाद में आता है कि जो ये शासक लेखक होते थे, ये शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार व लिंग भेद के बारे में भी उनको बताते थे। जन्म सिद्ध अधिकार, दूसरा था लिंग भेद। तो इनके माध्यम से भी वे राजाओं को सलाह देते थे, शासकों को, जो ये शासन चलाने में उनके लिए उपयोगी होते थे। जन्म सिद्ध का अधिकार होता है कि जन्म के साथ में अधिकार देना। जैसे कोई एक राजा है तो उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी या उसका वंशज ही राजा बनेगा। तो ये इसके माध्यम से राजाओं को इस तरह से सलाह देते थे कि एक राजा यानी एक पुरुष जो होता है तो उसका उत्तराधिकारी आगे उसका राजा या वंश होगा, वो आगे राज्य चलाएगा। उसके बाद में आता है लिंग भेद। तो लिंग भेद का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में शारीरिक रचना के आधार पर जो अंतर होता है, उसके माध्यम से वे शासकों को ये बताते थे कि एक पुरुष ही राज्य चला सकता है, महिलाएं नहीं चला सकती। वे पुरुष को ही उच्च मानते थे, महिलाओं को नहीं मानते थे। तो इसके माध्यम से भी ये राजाओं को, शासकों को अपने राज्य को चलाने के लिए उनको सलाहें देते थे। तो आता है कि न्याय चक्र। न्याय चक्र, इसके बारे में 13वीं शताब्दी में इतिहासकार फक्र मुतबीर ने लिखा है कि एक राजा सैनिक के बिना नहीं चल सकता। सैनिक तो चलेगा तो उसको वेतन चाहिए, वेतन के बिना सैनिक भी नहीं चल सकता। और वेतन कहाँ से आएगा? किसानों से। किसान कैसे देगा? राजस्व प्राप्त करेगा। राजा राजस्व प्राप्त करेगा तो ही उसको सैनिकों को देने के लिए वेतन मिलेगा। तो वे राजस्व प्राप्त करने के लिए किसान भी खुशहाल होगा तो वो राजस्व प्राप्त देगा राजा को। तो इसमें राजा, सैनिक, वेतन, किसान, यानी किसान से राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व यानी किसानों से जो कर लिया जाता है उसके बारे में। राजा किसानों से कर प्राप्त करता है, लेकिन किसान तब ही कर देगा या राजस्व देगा जब वह खुशहाल होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, यानी राजा के न्याय से। अगर राजा बराबर न्याय करेगा तो किसान खुश रहेगा, और खुश रहेगा, खुशहाल होगा तो राजस्व आसानी से दे देगा। अगर राजस्व आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो राजा के सैनिकों को वेतन समय पर देगा, और सैनिकों को समय पर वेतन मिलेगा तो वे अपना सेवा भाव और मन तन से राजा की सेवा करेगा, और सैनिक हर समय युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। तो यह एक क्रम चलता रहता है। इस क्रम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने कक्षा 7वीं की जो पुरानी पुस्तक है उसमें खाद्य श्रृंखला आई थी, तो उसमें भी ऐसे ही था। राजा, सैनिक, वेतन, किसान और ये राजस्व। यह क्रम ऐसे चलता रहता है। तो इस क्रम को सही चलाने के लिए क्या करना होगा? न्याय चक्र सही चलना होगा, इसीलिए इसको न्याय चक्र कहते हैं। अगर न्याय चक्र सही चलता रहेगा तो ये सारे काम आसानी से होते जाएंगे। राजा को सैनिक मिल जाएंगे, सैनिक को वेतन मिलेगा, और वेतन कहाँ से आएगा? किसानों के राजस्व से। किसान राजस्व कब देगा? जब किसान खुशहाल होगा, प्रसन्न होगा, खुश रहेगा, न्याय होगा राजा का बराबर। राजा का बराबर न्याय होगा तो किसान समय पर राजस्व देगा। राजस्व अगर राजा के पास में आएगा तो वह सैनिकों को वेतन देगा। इसी तरह इतिहासकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इनमें मीनत सिराज ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में बताया है
कि इतनी सारी खूबियां होते हुए भी वह एक मर्द के समान नहीं है। उन्होंने बताया है कि इतनी सारी खूबियां, लेकिन वह खुदा की अर्जी में, सूची में उसका नाम पुरुषों के भांति कहीं पर भी नहीं है। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया ये गुलाम वंश से थे। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश और उसके बाद में रजिया, ये दिल्ली के राज शासन पर विराजमान थे गुलाम वंश से। तो रजिया 1236 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी, लेकिन यह इतिहासकारों को उनके मन में नहीं भया हुआ था कि ये राज्य करे, ये महिला हमारे प्रशासन को संभाले। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। ये इल्तुतमिश के पुत्रों में और पुत्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, सक्षम थी, योग्य थी। इस कारण से इल्तुतमिश ने इसको अपना राज्य सौंपा था, लेकिन इतिहासकारों ने इसको अपना प्रशासन या प्रशासक संभालने योग्य नहीं माना था और 1240 ईस्वी में इसको सिंहासन से हटा दिया गया था। 1236 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठी थी और 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया था। ईस्वी में सिंहासन से रजिया सुल्तान को हटा दिया गया था। यह इतिहासकारों को और उस समय के जो लेखक इतिहासकार थे, जो महान थे, उनको ये कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं था कि भाई कोई एक महिला हमारे राज्य को संभाले, प्रशासन कार्य वो करे। उसी समय कुछ और भी महिलाएं हुई थी, जैसे आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र से रुद्रम्मा देवी, वारंगल क्षेत्र से रुद्रम्मा देवी, उसने भी राज्य संभाला था। और इससे पहले कश्मीर में भी राज्य संभाला था। उसका नाम था रानी दीदा। रानी दीदा। और ये माना जाता है कि दीदा शब्द है, ये दीदी से बना है। दीदा शब्द बना है दीदी से। तो इसका मतलब यह नहीं माना जाता है कि कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि दीदी, यह शब्द वहाँ की प्रजा ने रानी प्रिय होने के कारण रानी को दीदी के रूप में ये शब्द दिया था, दीदा। तो ये उनके समक्ष भी बताया जाता है कि इतने महिलाओं ने भी राज्य बार संभाला था और राजगद्दी पर बैठी थी, राज शासन किया था और भारत के राज्य को संभाला था। तो इस प्रकार लिंग भेद को हम देखें तो ये बहुत ही नगण्य है और इतिहासकारों के द्वारा जो बताया गया है पुस्तक में, उसी के माध्यम से ये बताया है। मैंने आपको बताया था इस वीडियो के माध्यम से इस दिल्ली के सुल्तान के पाठ का कुछ सारांश बताया था, तो उसी के माध्यम से मैंने यहाँ 5 प्रश्न लिखे हैं। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने की आप कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली के शासकों की जानकारी प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं? दूसरा प्रश्न है, तारीख का क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है, रजिया दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? चौथा प्रश्न है, लिंग भेद क्या है? और 5वां प्रश्न है, न्याय चक्र क्या है? तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे और कोई त्रुटि हो तो भी आप बताएं। धन्यवाद।